अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में दो ऐसी मार्केट हैं जिनका जिक्र करे बिना लखनऊ अधूरा है। पहले तो हजरतगंज, जिसका हमने कल आपको पहले एपिसोड में दिखाया। हजरतगंज अगर अंग्रेजों की शान थी तो अमीनाबाद नवाबों की जान थी। अमीनाबाद एक ऐसा कमर्शियल सेंटर जहां न केवल लोग मार्केटिंग करने आते थे, बल्कि इसकी हर गली में, इसकी हर जगह पर, इसकी हर दुकान में, इसके हर स्वाद में अपनी एक कहानी मिलेगी आपको। इस वक्त हम लोग अमीनाबाद में मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल वहीद साहब हैं, जो इस पूरी सीरीज में हमारा साथ दे रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। और शकील सिद्दीकी साहब हैं, हिस्टोरियन हैं। इन दोनों को आज हम लोगों ने जहमत दी है। सुहेल साहब, थोड़ा सा अमीनाबाद की जो हिस्ट्री है उसके बारे में आप बताइए, फिर हम आगे गुफ्तगू। अमीनाबाद की हिस्ट्री के बारे में बताने की क्या जरूरत। यगाना चंगेजी का इतना मशहूर शेर है, कशिश लखनऊ अरे तौबा, फिर वही हम वही अमीनाबाद। तो उसके बारे में क्या, अमीनाबाद तो लखनऊ की जान हुआ करता था एक ज़माने में। आज जहाँ पे आप मौजूद हैं बड़ी तारीखी जगह है। और एक दौर था कि लखनऊ में अमीनाबाद आए बगैर पढ़ने लिखने वालों का काम नहीं चलता था। शकील साहब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, बड़ा लंबा तजुर्बा है यहाँ का। और यहाँ की अदबी महफिलों में हिंदी उर्दू की बराबर से शरीक होते रहे हैं। अभी आप लोग इंडियन बुक डिपो गए थे, बड़ी तारीखी जगह है, किताबों की बहुत अच्छी दुकान थी। और लखनऊ में अमीनाबाद वो जगह थी जहाँ मतलब आप अदबी शायद मतलब अदबी किताबों के अलावा यहाँ पे सिलेबस की किताबों का भी सबसे बड़ा सेंटर था, यहाँ पे मजहबी किताबों का भी सबसे बड़ा सेंटर था। शकील साहब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हाँ, सब हर तरह का लिखने पढ़ने की चीजें यहाँ पे मैसर, उर्दू हिंदी दोनों। हाँ, उर्दू हिंदी दोनों। हम शकील साहब के पास आए उससे पहले एक चीज और आपको बता दें कि ये साहित्यकारों का, अदीब का और जर्नलिस्ट का ये पूरा एक तरीके से एक गढ़ कहा जाता था, एक मरकज था यहाँ पर। और ऐसे नहीं, सीखने वाले, वो शायरों की जो महफिल लगती थी उनमें जो सीखने वाले नए लड़के बैठा करते थे, वो भी सीख के बहुत बड़े शायर हुए। उनमें से अगर एक का नाम लिया जाए तो मुनव्वर राना साहब थे, जो आज की पीढ़ी जिनसे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। वाली आसी साहब की यहीं पे दुकान है, अभी हम दिखाएंगे। उसके अलावा सामने जो ये पार्क देख रहे हैं, ऐतिहासिक झंडे वाला पार्क है, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए थे और उन्होंने यहाँ पर आके लोगों को जागरूक मतलब जगाया था, अवेयर किया था। आज़ादी के बड़ा मरकज रहा। मुंशी प्रेमचंद यहीं पे इन्हीं गलियों में टहलते थे, सुनील दत्त यहीं पे रहते थे। तो मतलब कुल मिला के बहुत हर तरीके की फील्ड के लोग यहाँ पे। जी जी। तलत महमूद साहब जो मशहूर गायक थे, और वो एक तो पहली बात अमीनाबाद इंटर कॉलेज में ही के स्टूडेंट थे, तालीम हासिल। दूसरी बात ये कि वो यहीं करीब में ही रहा करते थे और उनका ज़्यादा वक्त मतलब इसी अमीनाबाद में गुजरता था। इस बिल्डिंग पे जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, बड़ी तारीखी बिल्डिंग कही जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा सुहेल भाई। ये ऐवान हैदर है। ये हम जब आए हैं तो यहाँ से अजायम, सबसे पहले हम इस बिल्डिंग में आए हैं तब जब अजायम यहाँ से निकलता था। और जमील मेहदी साहब से मिलने आए थे। और जमील मेहदी साहब के बारे में क्या, जयद सहाफ़ी थे वो, बहुत ज़बरदस्त। और अजायम अखबार अभी भी अपनी ज़ुबान और अपने इदारियों के लिए अभी भी जाना जाता है, उसकी बाकायदा रिवायत है। उसके बाद यहाँ इक़दाम निकला और हमने इसी बिल्डिंग में नीचे इस दाहिनी तरफ जो कमरा है वहाँ पे इरफान सिद्दीकी को रोज़नामा सहाफ़त के इदारिया लिखते देखा। उनसे जब भी मिलने आए तो उन्होंने कहा यहीं पे मिलने आइए। तो यहाँ के ऊपर भी जो चीज, जिस चीज़ के लिए इसने सबसे अहम रोल किया इंसानों की और लखनऊ के लोगों की ज़िंदगी में, वो ये था कि यहाँ से कई बहुत अहम अखबारात निकले और ये सहाफ़त का एक मरकज़ बन गया। तो इसलिए ये, और ऐवान हैदर इसलिए इसका नाम ही है। यूँ दूसरी बात ये थी कि इस बिल्डिंग से यहाँ दूसरे लोगों को, जो दूसरे नवाबीन थे या रईस थे, उनको भी इस तरह की इमारतें बनवाने का शौक पैदा हुआ और कई लोगों ने बनवाई भी। तो सर, यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे करीब में नेमतुल्लाह बिल्डिंग पड़ेगी। अब नेमतुल्लाह बिल्डिंग, नेमतुल्लाह साहब भी रईस थे, जस्टिस थे अवध कोर्ट के, और उनकी दो ही बिल्डिंग, एक माल वेन्यू में और दूसरी ये। तो तलत महमूद साहब का जब पहली बार गाना वो रिलीज हुआ, यानी जब उन्हें ब्रॉडकास्ट हुआ, तो वो गाना सुनने का उनके पास रेडियो नहीं था। गाने का
ऑफर तो आ गया रेडियो स्टेशन से कि भाई आपकी गजल जो है वो पेश की जाएगी फला फला दिन। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कर दिया, लेकिन अब उनके सामने सवाल ये पैदा हुआ कि साहब ये हम गाना सुनेंगे कैसे, मैंने कैसा गाया है। तो अब ये हुआ कि कहाँ है रेडियो ही था, अब रेडियो कहाँ है, तो रेडियो उसके यहाँ होगा जिसके यहाँ एरियल होगा। तो अब वो कहीं बहुत कम जगहों पे था, तो किसी ने उनको मशवरा दिया कि वहाँ करामत हुसैन बिल्डिंग है, वहाँ चले जाइएगा, वहाँ रेडियो है और वहाँ आप सुन लीजिएगा। तो गाए हो, उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने हाँ आइएगा। तो फिर इस तरह से तलत महमूद अपना गाना जो पहले ब्रॉडकास्टिंग उनकी थी वो इस करामत हुसैन बिल्डिंग में वो सुन पाए। ये जो है एक बात की जो फीकापन से शुरू हुआ था ये अमीनाबाद की तरक्की और विकास और इर्तका, उसको वो धीरे धीरे कैसे नई नई चीजें उसमें जुड़ती गई। कैसे आप ये देखिए जो कपड़ों का मार्केट था वो कैसे मुख्तलिफ चीजों का मार्केट बन गया, वो एक बहुत बढ़िया खाने पीने का मरकज बन गया और लोग अपनी छुट्टियां सेलिब्रेट करने के लिए अमीनाबाद आने लगे। गड़बड़झाला जैसा एक अजीबोगरीब मार्केट जो दुनिया में है ही नहीं, और उसका मतलब उसके नाम गड़बड़झाला पड़ा ही इसलिए कि वहां जाके देखिए लखनऊ में एक तो भूल भुलैया है और दूसरा गड़बड़झाला है, तो भूल भुलैया वाला कॉन्सेप्ट ही गड़बड़झाले पे भी नाफिज होता था। हाँ। एक सुविधा ये है कि हमारा ये अमीनाबाद कंपोजिट कल्चर के लिए बहुत ज्यादा मशहूर रहा। और अभी शकील सर बताएंगे बेहतर कि ये जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है बहुत हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, आइकॉनिक बिल्डिंग है। इसके जो मालिक हुआ करते थे वो यहाँ के चेयरमैन थे और उन्होंने एक हनुमान मंदिर भी यहाँ का जो है वो बनवाया। सर ये क्या है? हाँ, ये खलीकुज़्ज़मान साहब थे, मुस्लिम लीग के लीडर थे और वो एक ज़माने में वो म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन भी रहे। तो उन्होंने अब चाहे चेयरमैन की हैसियत से या जिस वजह से भी या उनसे लोगों ने कहा हो, उन्होंने यहाँ हनुमान जी का मंदिर बनवाया था। और दूसरी बात, ये होटल ऐसा था जहाँ तमाम तरह के लोग आके रुकते थे और ये सियासी मरकज़ का भी एक मरकज़ रहा ये। तो ये था। और उसके बाद ये कि खलीकुज़्ज़मान साहब ने जो काम किया वो किया अपनी जगह, और ये होटल आज भी बहुत अहम है, बहुत सारे लोग यहाँ आके रुकते हैं। और ये कि नीचे जो दुकानें आपने देखी वो आप उसमें वैरायटी देखिए कि एक तरफ होम्योपैथिक के डॉक्टर्स हैं, दूसरी तरफ आँख का कोल्हापुरी अस्पताल है, तीसरी तरफ यूनानी अस्पताल है और चौथी तरफ यह कि होम्योपैथिक के बहुत बड़े स्टोर्स हैं। ये कमाल की बात है कि एक अच्छा रेस्टोरेंट अंगीठी के नाम से है ना। ये मस्जिद बहुत तारीखी मस्जिद है। तारीखी मस्जिद है और यहाँ पे ये सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इस मस्जिद का शिया सुन्नी हिंदू सब एहतराम करते हैं। और आप देखते हैं कि जो दुकानें हैं वो मुख्तलिफ लोगों की हैं, मुख्तलिफ मजहबों के लोगों की हैं, मुख्तलिफ। और दूसरी बात ये कि तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो ये मजालिस का भी एक बड़ा मरकज़ है, यहाँ बहुत अहम मजालिस होती हैं। ये बुरहानुल मुल्क बादशाह ने बनवाई थी, उनकी रानी जो थी पांडे थी, और खतीजा खानम नाम रख के उनसे निकाह हुआ। उनकी औलादें मतलब हम लोग उसी में शामिल हैं जी। ये करीब 500 साल पुरानी मस्जिद है। 250 साल तो मतलब हो गए आपको इसकी रिपेयरिंग होने में। शुजाउद्दौला ने इसकी रिपेयरिंग कराई थी। 250 साल तो उसी को शुजाउद्दौला साहब ने रिपेयर कराया था, उनकी उस टाइम की बनी हुई। जी जी अच्छा, रिपेयर कराया था। तो उसको अब मतलब ये इसको फिर से हमने, क्योंकि करीब 6 इंच इसके ऊपर चूना चढ़ा हुआ था, तो मैंने पूरी मस्जिद खुरचवा के जो डैमेज एरिया था उसको हमने वो किया, और मेहराबें जो थी और जो डिज़ाइन थी उसको मैंने मिस्त्री से उसको रिपेयर कराई। आखिर लखनऊ की तो मजलिसें भी इधर बड़ा बड़ा नाम रहा है। और साहब लखनऊ में देखिए, लखनऊ के मुहर्रम मजहबी जितने हैं उतने तो हैं ही, तहजीबी और सकाफती ज़्यादा हैसियत है लखनऊ के मुहर्रम की। इसीलिए देखिए पूरी दुनिया में लखनऊ आज भी अगर जाना जाता है, या आपसे 250-300 साल पहले भी जाना जाता था, तो लखनऊ के नवाबीन की वजह से और यहाँ की मजलिस की वजह से। अब मीर अनीस और मीर दबीर यहीं क्यों पैदा हुए? क्योंकि बाकायदा इस लखनऊ ने परवरिश की है उस तरह की। गुलमर्ग होटल भी यहाँ, वो भी बहुत बड़ा अड्डा था, वो भी बड़ा, वो बाद में डेवलप्ड हुआ।
लेकिन ये पुराना एक जमाने में लखनऊ में जो भी मुशायरा होता था, कोई भी शायर आता था, वो गुलमर्ग में ही ठहरा। गुलमर्ग से कॉन्ट्रैक्ट था उनका। कैफी आदमी को हमने यहीं सबसे पहले देखा है, और बाकी और शायरों का क्या, तमाम लोगों से मिले हैं, लेकिन कैफी साहब को सबसे पहले हम कैफी आजमी साहब, अली सरदार जाफरी साहब, सब यहीं मिले। हसन कमाल, ये सब लोग यहाँ पे रुकते थे। हाँ, जितने लखनऊ महोत्सव के मुशायरे होते थे, ज्यादातर हम लोग ने भी उस जमाने में जब बड़ा क्रेज था इन सबको, डॉक्टर बशीर बस साहब, कौरन निदा फाजली साहब, ये तो बाद के लोग हैं सारे लोग, लेकिन सब इसी जगह ठहरते थे। हाँ, सब यहाँ ठहरते थे। और यहाँ बाद में बड़ा जमावड़ा होता था। बड़ा वाली आसिफ साहब की वहाँ पर जरूर हम लोग जियारत करते हैं चल के, क्योंकि बड़ा नाम रहा है। और जब भी लखनऊ की महफिलों का जिक्र होता है, बैठकों का जिक्र होता है, तो वाली आसिफ साहब की दुकान का जिक्र हुए बिना अमीनाबाद का तस्वुर नहीं किया जा सकता है। तो आपका भी बैठ कर रहा था यहाँ पर। देखिए, वाली आसी तो हम लोगों के महबूब शायर थे, क्योंकि वो पहले शायर थे उस जमाने में जब हम लोग जवान हुए हैं या लिखना पढ़ना शुरू किया है, जिन्होंने कहा था कि नई उम्र के लड़कों को भी गम होते हैं। उससे पहले तक तो हमेशा यही माना जाता था ना, या शायरी में यही कहा गया था, तो लड़कों के गम को सबसे पहले उन्होंने ही बयान किया, इसलिए वो हम सब के बड़े महबूब शायर थे। अब क्या क्या शेर कहते थे वो, कि जब भी मिलते हैं कि तो कतरा के निकल जाते हैं, हाय मौसम की तरह लोग बदल जाते हैं। और वाली आसिफ ने एक लखनऊ पे गजल कही थी, और वो गजल इतनी मशहूर हुई थी कि वो न जाने कितनी मर्तबा जो है वो छपी है। मुझसे सुबह शाम शिकवा कर रहा है लखनऊ, देख तुझमें धीरे धीरे मर रहा है लखनऊ। जितने हम पियाला थे उठते जा रहे हैं बज़्म से, आखिरी पैमाना अपना भर रहा है लखनऊ। बढ़ रहा है रोज बेआहंग आवाजों का शोर, आने वाली सातों से डर रहा है लखनऊ। तो वाली आसिफ साहब तो लखनऊ का नोहा पहले ही पढ़ चुके हैं, और ये गजल भी उन्होंने मेरा ख्याल 30-35 साल 40 साल पहले की गजल है। ये उसका एक मिसरा ही बहुत अहम है कि धीरे धीरे, हाँ, देख तुझमें धीरे धीरे मर रहा है लखनऊ। तो ये बहुत मतलब दिलों को छूने वाला, दिलों में उतर जाने वाला मिसरा है, बड़ा बामन। ये धीरे धीरे मरते हुए देख रहे हैं आप लोग। हम लोग और शकील साहब तो बहुत सीनियर हैं, हम उसको देख रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं, बल्कि उस पर हमेशा अफसोस जताते हैं, रोते हैं इस बात। सारी तहजीबें मर रही हैं। ये आप लखनऊ को मत कहिए, पुरानी जो तहजीबों के मराकज थे वो सब जहाँ के ऊपर जवाल आ रहा है, जवाल पजीर हो रही, या वो अपनी शक्लें बदल रही हैं। छोटी सी लंबी सी दुकान थी, दाहिनी तरफ वाली आसिफ साहब बैठते थे, उसके सामने इसी जगह पे, और उसके सामने बेंच होगी, तो उस बेंच में मेरा ख्याल मुश्किल से अगर बहुत कस के बैठे तो भी 4 लोग बैठ पाते थे, और हमेशा 4-5 लोग बाहर खड़े रहते थे। हमने यहाँ ऐसा कोई शायर था ही नहीं लखनऊ में, कृष्ण बिहारी नूर, इरफान सिद्दीकी, क्या कहते हैं, मलिकज़ादा मंजूर अहमद, रईस अंसारी, इस्मत मलियाबादी, किसका नाम लें याद नहीं आ रहा था। सभी सब दूसरी बात ये कि मुबल्लिग और ये मुकर्री जैसे लोग, मौलाना जैसे लोग भी वाली आसिफ की दुकान पे उतना ही, उनकी दुकान का नाम ही मकतबा दीन व अदब था। इसी में अंदर एक गली जाती थी और उसमें एक दुकान होती थी, नुसरत पब्लिशर्स, आबिद सोहेल साहब की। बहुत बड़ा नाम। आबिद सोहेल साहब इंग्लिश के जर्नलिस्ट थे, नेशनल हेराल्ड में न्यूज एडिटर रह चुके थे, और उर्दू के अफसाना निगार थे, और किताब रिसाला निकालते थे एक जमाने में। हम जब हम सीतापुर से आते थे तो चुपचाप वहाँ बैठ जाते थे और उनको सिर्फ देखते रहते थे, और थोड़ा थोड़ा वो बोलते थे, बहुत धीमे, बड़े नर्म गुफ्तार थे, बहुत धीरे धीरे से बोलते थे, और हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात बताते थे जिससे बहुत अच्छा लगता था और हम कुछ सीखते थे। ये ऐसी जगह है कि वाली आसिफ साहब के वहाँ भी और आबिद सोहेल साहब के वहाँ, जो आया वो कुछ सीख के गया। अड्डा यहाँ लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो यहाँ आए और वहाँ ना जाए। तो आबिद सोहेल साहब के वहाँ भी एक तरह से हाजिरी हर कोई लगाता ही था। किताबों की सबसे ज़्यादा फरोख्त नुसरत पब्लिशर से होती थी, आबिद सोहेल साहब के वहाँ से, क्योंकि आबिद सोहेल हिसाब किताब में बड़े पक्के थे। अगर ये इस मामले में देखिए ना, उनके फुतूत, पोस्ट कार्ड सबको लिख के भेजा करते थे। जैसे अगर हम लखनऊ में भी रहते हैं और हमने कोई किताब उनको अपनी दे दी, तो 1 साल के बाद वो एक पोस्ट कार्ड पे लिख के भेजते थे, आपकी इतनी किताबें बिक गई, इतने पैसे हुए, आके ले लीजिएगा, या मनी ऑर्डर हमने भेज दिया। ऐसा बहुत कम होता है। अगर अमीनाबाद की तारीखी जगहों की बात हो रही है तो दानिश महल की बात होना उतनी ही ज़रूरी है, जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, और यहाँ पर गालिबन अब ये जश्न पार्टी हॉल है।
थोड़ा सा इसके बारे में सर। देखिए परवेज साहब, इसको हम तो इस तरह से देखते हैं कि बगदाद में बैतुल हिकमा हाउस ऑफ विजडम कायम हुआ था, उसके बाद आजमगढ़ में हाउस ऑफ विजडम कायम किया गया। तो दानिश महल का कॉन्सेप्ट तो तकरीबन वही है। और ये दानिश महल, ये नाम बाबाए उर्दू अब्दुल हक साहब ने दिया था। नसीम साहब ने इसको 1935 या 1932 में कब कायम किया था, तो ये मकतबे की हैसियत थी, इसकी किताब पब्लिशर थे मतलब। लेकिन एहतमाम बड़ा अच्छा था। आपको कोई वक्त ऐसा मिलता ही नहीं था यहाँ जब आप आए आपको पढ़े लिखे लोग ना मिले। दानिश्वरी का अड्डा था, दानिश महल इसका नाम रखा गया। अब्दुल्ला साहब ने बिल्कुल सोच समझ के रखा। लखनऊ चूंकि महल्लात का शहर है, महलों का शहर है, इसलिए दानिश महल कहा गया। दानिश कदा भी हो सकता था, लेकिन लखनऊ की निस्बत से इसका नाम महल। और कोई आदमी यहाँ आके 1 घंटा ना बैठे, 10 घंटा ना बैठे, ये मुमकिन नहीं था। जरा सा भी अगर जौक है आदमी में लिखने पढ़ने का, शेर व शायरी का या जुबान का, तो दानिश महल में आएगा तो खाली नहीं जाएगा, क्योंकि उसको 3-4-5 लोग हमेशा मिलेंगे। और नसीम साहब बड़े मतलब इंतज़ारी से और मोहब्बत से मिलते थे लोगों से, और अच्छी बात, हाँ, आज कदर करते थे। ये नहीं पता नहीं किताब लेगा नहीं लेगा। बहुत से दुकानदार तो ऐसे भी थे किताबों के, तो जी ये जो गाली बकते थे बाद में जब वो किताब ना खरीदो तो ये नसीम साहब के साथ एक अच्छी बात ये थी कि बहुत मुखलिस आदमी थे, बहुत शरीफ आदमी थे, और कायदे से बिठाना, बातचीत करना, खैरियत पूछना। और आप किताब लीजिए ना लीजिए, किताबों में दिलचस्पी लीजिए। उनका खास ये जो तजस्सुस था वो ये था, मतलब एक तरह से अमीनाबाद को अमीनाबाद बनाने वाले में जिन इदारों का बड़ा हाथ रहा है, वो उनमें दानिश महल का नाम मैं खास तौर से लेना चाहता हूँ। 10 साहब जहाँ रहा करते थे, गन्ने वाली गली, इधर से आप दाहिनी तरफ जाएंगे तो आगे पड़ेगी। वो बड़ा गुंजान इलाका है अभी भी, तो वो तो अलग मामला ही अलग है उनका। थोड़ी सी बात, ये सामने जो हम दिखा रहे हैं झंडे वाला पार्क, ये बहुत बड़ा तारीखी, ये भाई आज़ादी की अलग यहीं से जलाई गई। और हमने आखिरी मर्तबा यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ देखी है तो कांचीराम वाली रैली में देखी है। और ये गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में हमने सीताराम येचुरी को आखिरी मर्तबा सुना है। कहते हैं कि मतलब 80s तक लखनऊ में जितने बड़ी रैलीज होती थी वो ज्यादातर यहाँ पर यहीं पे होती थी, सब यहीं। और एक चीज आपको मैं और बताना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ कि आप देखिए कि रशीद जहाँ जो थी, डॉक्टर रशीद जहाँ एक मशहूर मुसन्निफ थी, कहानीकार थी, ड्रामानिगार थी, और बहुत बड़ी मालिज भी थी। मतलब ये कि लेडी, निस्वानी इमराज की माहिर समझी जाए, तो सिविल सर्जन भी। तो अब उनका मतलब इसी सड़क पे आगे था। तो आप समझिए कि उनका इंतकाल 1954 में मास्को में हुआ। उनको कैंसर हो गया था और आखिर मजबूर होकर उनको मास्को जाना पड़ा कि शायद वहाँ कुछ हो जाए, फ़ायदा हो जाए। तो वो मास्को में उनका इंतकाल हुआ। और उनकी जो ताज़ियती जलसा था वो इस गंगा प्रसाद में हुआ। ये तस्वुर ही अपने आप में चौंकाने वाला है कि किसी अदीब का जलसा अवामी जलसे वाले हाल में हुआ, और वो जलसा बुरा हाल भरा हुआ था। और उससे बड़ा अभी तक कोई जलसा किसी अदीब के मौत पे ताज़ियती जलसा नहीं हुआ। तो ये भी एक बड़ी बात है। और वो सारी खुसूसियात जो रवायती थी और जो एक रवायत के तौर पे अभी तक चली, यानी जिनकी वजह से लखनऊ की और अमीनाबाद की अहमियत है, वो सारी चीज़ें अभी भी कायम हैं, अभी भी बाकी हैं। उनकी शक्लें बदल गई हो तो बात अलग है, लेकिन पॉलिटिकल लिहाज से आज भी अमीनाबाद अहम है। किताबों के लिहाज से और अदब के लिहाज से, साहित्य के लिहाज से आज भी अमीनाबाद अहम है। दूसरी बात ये कि कल्चरल एक्टिविटीज़ के हिसाब से भी आज भी अमीनाबाद अहम है। तो और खाने पीने के लिहाज से मैंने बताया ही। तो इन सारी रवायती चीज़ें हैं। तो अब जैसे नौशाद साहब यहाँ अमीनाबाद के करीबी एक दुकान थे जहाँ बैठते थे और जहाँ वो कहाँ सीखते थे, तो या तलत महमूद साहब जहाँ आते जाते थे, वो नौशाद साहब का वो ठिकाना यहाँ मौजूद है। और दूसरे जो लोग थे गाने वाले और म्यूजिशियन, आप ये समझिए कि अहमद जान थिरकवा बहुत मशहूर तबला नवाज थे और इसी सड़क पे आगे रहते थे। आज भी उनका घर है, भले टूटी फूटी हालत में है, लेकिन है।
तो मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वो लखनऊ आते थे, रहे थे, यहाँ रहे भी हैं अमीनाबाद। ये गूंगे के जो गूंगे नवाब के पार्क में पास वो रहे भी, उधर भी रहे अमीनाबाद में, पार्क के सामने भी रहे वो। तो प्रेमचंद जो थे तो यहाँ आए थे अपना एक नावल पूरा करने के लिए, और माधुरी जो पत्रिका निकलती थी हिंदी साहित्य की और बहुत अहम पत्रिका थी अपने समय की, उसके एडिटर की हैसियत से भी आए, और निराला अपनी किताबें छपवाने के लिए आते थे वहाँ। तो इस तरह से वो आज भी मौजूद है। वो आज भी मौजूद है, उस हालत में मौजूद नहीं है। दुलारे लाल भारद्वाज उसके मालिक थे, जो बहुत उम्दा किस्म के दोहे सुनाते थे, और काफी उनके यहाँ भी तमाम अदीबों का जमावड़ा लगता था। वो भी था, हिंदी का वो एक जगह थी। और इसके ठीक सामने वो कंचना जलपान गृह था पोस्ट ऑफिस के लाइन में, जहाँ हिंदी के अदीबों की शाम की बैठकें होती थी। नौशाद साहब जिस दुकान पे उन्होंने काम किया वो दुकान भी अभी मौजूद है, और वो इस बिल्डिंग के पीछे ही वो सिनेमा हॉल भी मौजूद है, शायद नहीं अब चलता नहीं है, जिसमें पहली बार उन्होंने बैठ के सितार बजाया था, पहले फिल्में जब आती थी तो। और उसी के सामने वो गली भी है जहाँ नौशाद साहब रहते थे। जी जी, अभी मौजूद है, उनके लोग भी मौजूद होंगे वो। हाँ, वो गली और वो जो गंगा पुस्तक माला बता रहे हैं ना आप, हाँ वो भी अभी मौजूद, वो भी मौजूद है अभी, गंगा पुस्तक। और वो भी मौजूद है। आप वो एक चीज को छोड़ रहे हैं जो हिंदी इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा है, मदन मिश्र हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा। वो गोलागंज के चौराहे पे वो बिल्डिंग आज भी खस्ता हाल में मौजूद है। हम तो कुछ साल पहले देखा था, पता नहीं, लेकिन ये है कि वो थी और लोग उसको देखने आते थे। तो ऐसे वो गोलागंज का इलाका तो पूरा बड़ा मुर्दुमखेज था, बहुत मशहूर लोगों, बड़ी शख्सियतों का इलाका वो पहले भी था, आज भी है। तो और इस तरह से लखनऊ के मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये अमीनाबाद चौराहा है, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे प्रकाश की कुल्फी बड़ा मशहूर है। हमारे जो वालिद होते थे वो उनके बचपन से, फिर हम लोगों के बचपन से होते हुए, सामने ये ताज होटल हुआ करता था, बड़ा मशहूर होटल था। उसके अलावा ये सामने आप गली देख रहे हैं, ये तो बस आप यहाँ पर आएंगे और आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। टेम्पटेशन, टुंडे कबाबी, कुल मिलाकर बहुत सारे बदलाव आते हैं, हमेशा आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ अमीनाबाद की जो वो भीड़ भाड़ वाली चीज़ें थी वो आज भी मौजूद हैं। आप अमीनाबाद आएंगे तो आपको एक अलग मार्केट दिखाई देगा, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए तो इसका अमीनाबाद है ही है। इसके अलावा लेकिन जो हम लोग बातें कर रहे हैं उस ज़माने की बातें कर रहे हैं, जो हमारे कल्चर था, जो तहजीब थी, जो लोग यहाँ से सीख के जाते हैं, उसमें ज़रूर थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन अमीनाबाद आज भी अपना अलग मकाम रखता है। पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ है।